हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग साइंस के क्लास 8 साइंस पॉल्यूशन ऑफ एयर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हम लोग तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। ऑलराइट, क्लीन इन्वायरमेंट इज़ वाइटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। साफ इन्वायरमेंट, वातावरण बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ को मेंटेन करने, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ क्रिएटेड एक्स्ट्रा बर्डन ऑन आवर इन्वायरमेंट। क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, वो काफ़ी बर्डन क्रिएट कर रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटे जाएंगे, डिमांड्स जो है घर की वो बढ़ेंगी, फिर फूड भी बढ़ेंगी इनकी डिमांड्स, ठीक है। और सेटअप करना पड़ेगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का, जो हमारे डेली यूज़ जो है वो फुलफ़िल कर सके। उसका जो गैसेस हैं वो काफ़ी इन्वायरमेंट में रिलीज़ भी होंगी, वाटर में रिलीज़ होंगी, जैसे क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो हमारे यूजेस इंक्रीज़ होंगे तो हम वेस्ट भी ज़्यादा निकालेंगे, राइट। तो व्हीकल्स भी वो इंक्रीज़ होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ करेंगी इन्वायरमेंट में। तो जितनी भी एक्टिविटी हैं वो क्या करें, इन्वायरमेंट को डैमेज करे। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, नियम विच मीन्स टू मेक डर्टी, मीन्स हम लोग गंदा करना। पोल्यूशन मीन्स क्या होता है, गंदा करना। एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज इन प्रोपोर्शन ग्रेटर देन इट्स नेचर एविडेंस काउजिंग हार्मफुल इफेक्ट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। इस नेचर में जो भी चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी इसमें हम ऐड करते हैं, उससे हार्मफुल इफेक्ट अगर क्रिएट हो रहा है तो क्या है, पोल्यूटेंट है वो चीज़। और इस फेनोमेना के क्या, जिससे वो पोल्यूटेंट क्रिएट हो रहा है और डैमेज कर रहा है एनवायरनमेंट को, उसको क्या कहते हैं, फेनोमेना को पॉल्यूशन। ओके, this implies that the presence of many of the substance, also these are some harmful substance which we release in the atmosphere due to the various human activities causes pollution। और ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है और हम लोग के कारण ही ये पॉल्यूशन होता है। अब आते हैं एयर पॉल्यूशन पर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरी मेनी गैसेस, ये पता होगा आप लोगों की। टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज गैसेज आर, ज़्यादातर जो गैसेज हैं उसमें आप देखो तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 78%। फिर ऑक्सीजन 21% है, और अदर गैसेज हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, हीलियम, ओजोन, वाटर वेपर, ये सब छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट। तो सबसे ज़्यादा क्या है, तो नाइट्रोजन है जो 78% है, ऑक्सीजन है वो 21% है। ओके, contamination of air by unwanted substance having harmful effect on both the living and non-living things is referred to as air pollution। जितने भी unwanted substances environment में अफेक्ट कर रहे हैं लिविंग को और नॉन लिविंग को। आप बोलोगे लिविंग को तो ठीक है, अब हम सांस लिए तो उसको डैमेज किया, नॉन लिविंग को कैसे करेगा। तो नॉन लिविंग में अगर आप देखते हो कि अगर किसी पेड़ के आसपास अगर हम आग जलाते हैं और उस पेड़ में उस आग का जो है वो एयर लगता है तो काला काला हो जाता है और जल्दी ही सूख जाता है। क्यों, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस उसके ऊपर पड़ता है ना, तो वो उसको डैमेज करता है। और उससे जो नॉन लिविंग थिंग्स में, वो पेड़ तो फिर लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग तो है नहीं। और नॉन लिविंग थिंग्स में किसी पेड़ के ऊपर गेट के पास हम लोग करते हैं तो गेट क्या, तो सिकुड़ जाता है, ठीक है, प्लास्टिक का है वो पिघल जाता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी डैमेज करता है। हमारे तो हुआ, पेड़ तो लिविंग हो गया, फिर नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे आपको बताया मैंने, गेट सब हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो डैमेज करता ही है। उसको हम लोग क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन। जो एयर में मिला करके किसी चीज़ को डैमेज करना तो एयर पॉल्यूशन हो गया। क्योंकि हम लोग तो इनहेल करते हैं, तो इनडायरेक्टली जितने पॉल्यूटेंट्स है वो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल करने से क्या होगा, हमारे लंग्स को डैमेज करेगा। पेड़ भी इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक्सेस करेगा तो क्या होगा, वो भी मरेगा। तो हार्मफुल इनहेल ही नहीं कर सकता, वो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर सकता है। अब आगे पढ़ते हैं काउजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये टर्म्स जो है आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ये जो है वो ज़रूरी होती है। चलिए, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल, इसको एक्सेस हम जलाएंगे। पहले क्या था ना, स्टीम इंजन था तो उसमें काफ़ी कोयला जलता था। फिर गांव घर में उस टाइम बहुत पहले, आपको अभी भी जलते हैं बहुत जगह पर, वो लालटीन जलती है, दिया जलता है वो गाँव सब में, तो उसमें केरोसिन डालते हैं। आप पेट्रोल डीजल तो आप लोग जानते हो किसी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, फैक्ट्री से जो धुआं निकलती है या गाड़ी से निकलती है वो हार्मफुल गैसेज होते हैं, वो एयर में ही मिलेंगे, है कि नहीं। वो तो उसको हम किसी बॉक्स में डाल के फेंक नहीं सकते हैं, वो तो एयर में ही रिलीज़ करते हैं, क्योंकि एयर ही तो फ्री है, जहाँ चाहो वहाँ गाड़ी चला के धुआं निकालो,
काफ़ी लोग करते हैं। तो कहाँ जाएगा वो सब, तो एयर में ही जाएगा ना। इनडायरेक्टली किसको डैमेज करेगा, हम लोग को ही डैमेज करेगा, क्योंकि हमने इसको क्रिएट किया है, हम ही को उससे प्रॉब्लम्स होंगे, इशूज़ होंगे। यूज ऑफ सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो है हार्मफुल सब्सटेंस है, ये भी काफ़ी बार ये आपको डैमेज कर सकते हैं, ये भी रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थे 3 पॉइंट्स यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ डिटेल में इस एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फाउंड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स इज ए मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अब क्या होता है, कंबशन जब फ्यूल का हो रहा होता है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तभी वहाँ से निकलता है, तो उसको क्या नाम दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बाद में इसके बारे में हम लोग इसको फार्मूला वगैरह भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल इस टर्म के मुताबिक हम लोग इतना ही जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फॉर्म करता है इनकम्प्लीट कंबशन फ्यूल से। मतलब फ्यूल जब निकल रहा होता है, जैसे पेट्रोल डीजल सीएनजी सब निकल रहे हो, तो उसमें जब बीच का सेक्शन होता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करता है वो। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का, अब देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल्ड पासेस थ्रू द लंग्स इनटू द ब्लड। जैसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, जो भी जो काम होता है, फ्यूल निकलता है, तो वो लोग मिट जाते हैं अंडरग्राउंड, वहाँ काम करते हैं, तो लोग काफ़ी मास्क पहनना पड़ता है, नहीं पहनेंगे तो ये इनहेल करेंगे। अब जैसे ही इनहेल करेंगे तो क्या होगा, देखो, इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस टर्म को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, सब्सटेंस नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे ही वो हमें हमारे हीमोग्लोबिन में मिलता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्रिएट करता है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे ही वो हमारे ब्लड में वो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे ही हमारे ब्लड में मिलेगा, तो जो ब्लड हमारे में जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, ठीक है, जो लंग्स के बाद हार्ट में जाता है, वो बायोलॉजी में और डिस्कस करेंगे। वो जैसे ही ब्लड में मिलता है, लंग्स से फिर हार्ट में आता है, हार्ट जो पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो जैसे ही हम वो सांस लेंगे तो लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर हार्ट में आएगा। अब जैसे ही हार्ट में जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा ही नहीं, तो क्या सप्लाई करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सफोकेशन होगा, और जैसे ही सफोकेशन होने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, अल्टीमेटली हमारा डेथ हो जाएगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स काउजिंग लीव्स टू ड्रॉप। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस हो जाएगा तो प्लांट्स भी क्या होंगे, उनके भी पत्ते डेड होने लगेंगे, क्योंकि वहाँ उनका खाना बनता है, खाना जहाँ नहीं, किचन टूट गया तो पेड़ टूट गया, पेड़ खत्म। It is worthwhile to note here that another well-known gas, carbon dioxide, when produced in excess, also cause pollution of air. अब जैसे आपको पता होगा, ओजोन लेयर काफ़ी डैमेज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर एक्सेस हो जाए तो वो भी काफ़ी डैमेज क्रिएट करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ पेट्रोल गैसोलीन इन ऑटोमोबाइल्स। मोस्टली ये प्रोड्यूस होता है आपके व्हीकल से। यहाँ आप फिगर भी देख रहे हो कि ये व्हीकल्स जो हैं, ये व्हीकल्स की वजह से इतना सारा डैमेज क्रिएट होता है। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एयर इज हार्मफुल टू प्लांट्स। अब गाड़ियाँ तो हम लोग कहीं भी चलाते हैं, तो प्लांट्स तो हर जगह हैं, और रिलीज़ किए वो गैस वहाँ गाड़ी से निकलेगी तो प्लांट्स के पास जाएगी क्योंकि वो नेचर में है, वो भी एटमॉस्फेयर में बह के उसके पास पहुँचेगी। तो रिजल्ट क्या होगा ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिटार्डेशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी उल्टा करेगा तो क्या करेगा वो, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना शुरू करेगा, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है तो ऑक्सीजन लेना शुरू करेगा, उल्टा काम हो जाएगा। फिर उल्टा हो जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ से जिएंगे, लिविंग बींग्स कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा फिर हम लोग जैसा जो ऑक्सीजन पे रहता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इट रिजल्ट्स इन रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स। नॉर्मल सी बात है, जैसे ही वो उल्टा प्रोसेस करेगा प्लांट तो क्या होगा, हमारा जितना ऑक्सीजन है वो ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज़ करना शुरू करेगा। मोस्टली जो रात में करते क्या है प्लांट्स लोग ना, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं रात में। सिर्फ पीपल, बनियान ट्रीज़ और तुलसी जो है वो सब रात में भी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, बाकी सारे प्लांट जो है वो नहीं करते, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं रात को। दिन में सिर्फ बना दो, दिन में से खाना का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, शायद आप लोग को याद है या नहीं, वो पता चल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मॉग। विंटर
इन विंटर थिक फॉग लाइक लेयर इन्वेल्प्स द एटमॉस्फेयर। जैसे ही देखते होगे कुछ एक मोटा सा लेयर जो है एटमॉस्फेयर में फैल जाता है ठंड के समय में। वो इट इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, वो धुआं और फॉग दोनों से मिलके बना होता है। व्हेन स्मोक कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे स्मोक जो धुआं जो है वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स कंटेन करता है, वो एयर पोल्यूटेंट्स के साथ मिल जाता है और फॉग भी साथ में रहता है, तो उससे क्रिएट होता है स्मॉग। ऑलराइट, कैसे क्रिएट हुआ सो फिर से देख लो कि जैसे ही स्मोक हुआ गाड़ी से निकला और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और वो एयर में जो पहले से पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं उसके साथ मिला, और साथ में फॉग जो वेपर होने के बाद क्या होता है ना, ठंड में ज़्यादा धूप निकलती नहीं तो वेपराइजेशन जो है वो वेपर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती, तो वो नीचे ही रह पाती है, तो नीचे रहती है तो उसके साथ मिल गया, तो वो एयर पॉल्यूट तो स्मोक है, फिर वो फॉग है, दोनों मिल गया तो वो क्या फॉर्म किया, स्मॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है स्मोक का। इट्स जैसे दिल्ली में भी आप सुनते होंगे कि गाड़ी सब बंद हो गया, विजिबिलिटी लेवल बहुत डाउन हो गया है, गाड़ी सब बंद कर दी गई थी। बीच में पता होगा आपको ऑड इवन नंबर वाली गाड़ी चल रही थी, ऑड के दिन ऑड वाली गाड़ी, इवन के दिन इवन वाली गाड़ी। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वहाँ विजिबिलिटी ख़त्म हो गया था, स्मॉग बहुत ज़्यादा फैल गया था। ठीक है, वैसे तो उसका कोविड में तो हम लोग तब मास्क लगाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे मास्क के लिए कहा गया था कि आप मास्क लगा के चलिए। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है स्मोक का? इट्स लीड्स टू डिजीज रिलेटेड टू लंग्स। तो लंग्स जो डिजीज़ हैं वो इसमें से काफ़ी क्रिएट होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। ठीक है, इट प्रिवेंट द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। अब जैसे ही सनलाइट अर्थ पे पहुँचेगा ही नहीं तो कैसे प्लांट्स खाना बनाएंगे? अब प्लांट्स खाना ही नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ से वहाँ से खाना लेंगे, राइट? और कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड हैं ही, राइट? सॉरी। तो प्लांट्स जब तक खाना बनाएंगे नहीं तो हमें पहुँचेंगे नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, फिर वो जो भी फ्रूट्स क्रिएट होंगे वो हम लोग खा पाएंगे नहीं, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है डैमेज जो भी क्रिएट होगा वो हम लोग को होगा ही होगा, राइट? अब आते हैं हम लोग डिटेल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में पढ़ने के लिए। दे आर मोस्टली यूज इन रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट्स एंड फोमिंग एजेंट्स। ठीक है, सॉल्वेंट्स मिलाने वाला, रेफ्रिजरेंट जो एकदम जमा देता है, और फोमिंग वाला काम करता है, इसी में इसका यूज होता है। व्हेन रिलीज एटमॉस्फेयर, जैसे ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, दे डिकम्पोज अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट। वो डिकम्पोज करना शुरू कर देगा यूवी लाइट को, जो कि सन से आता है। ठीक है, अब उसके अफेक्ट क्या है सो देखो, मेनली ये चीज़ पढ़ने वाली होती है कि अफेक्ट्स आप समझो कि अफेक्ट जो है वो क्या कहती है वो। ठीक है, CFCs cause a depletion of ozone layer by decomposing ozone to oxygen। अब क्या है कि ऑक्सीजन ओजोन जो में होता है उसमें ओजोन जो है वो आपका होता है O3। ठीक है, तो O3 है, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है वो किस में, O में। ठीक है, तो अब जैसे अब O3 का काम अलग है, ऑक्सीजन का काम अलग है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसमें जो चादर ओजोन लेयर है जो हम लोग को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, उसको डिकम्पोज कर रहा है, उसको खा रहा है, उसको मार रहा है। ठीक है, तो इससे इंक्रीजिंग से क्या होगा, सन का जो यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पे पड़ेगा। अब जैसे ही वो सन का यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पे पड़ेगा तो उससे क्या होगा, हम लोग को स्किन कैंसर होगा, आई को डैमेज करेगा, सनबर्न वगैरह बहुत सारा कुछ बीमारियाँ उससे होती हैं। ठीक है, बहुत ही हार्मफुल चीज़ होगा अगर यूवी रेज डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन। Normally, rain is slightly acidic due to dissolution of atmospheric carbon dioxide in water। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिले होते हैं उसकी वजह से नॉर्मल स्लाइटली, कभी जो पहला बारिश कहते हैं कि पहले बारिश में नहीं नहाना चाहिए, जब भी बारिश शुरू होती है तो पहला बारिश में, क्योंकि उसमें एसिड होता है, ऐसा कहा जाता है ना, क्योंकि हल्का सा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला ही रहता है पानी में। ओके, excessive carbon dioxide, smoke and nitrogen dioxide when released in the atmosphere come in contact with water vapor present there। अब जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में हो, स्मोक हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, जब रिलीज़ हो एटमॉस्फेयर में, समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गाड़ी से, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वैसे भी नाक से छोड़ ही रहे हैं, स्मोक जो है वो भी गाड़ी से हो ही रहा है। तो ये जितनी चीज़ें धुआं वगैरह सब आ रही हैं एटमॉस्फेयर में मिल रही है। और वाटर वेपर तो रिलीज होता ही है, आपको पता ही है, पॉन्ड सबसे सनलाइट की हीटनेस से, तो वो सब मिलेंगी। इससे रिजल्ट क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो ये एसिड जैसे ही ऊपर से नीचे में जैसे ऊपर जाके क्या होती है, क्लाउड जो है, आप लोग पढ़े भी होंगे क्लाउड जो रेन का साइकिल है, ऊपर से जाके क्लाउड ठंड होगी, वो जैसे ही पिघलेगी वर्षा का फॉर्म लेके आएगी, ऑटोमेटिकली जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिला हुआ है वो आकर वर्षा होकर नीचे गिरती है, तो कैसे गिरेगी, एसिडिक ही ना गिरेगी। तो वैसे रेन जिसमें ये सब मिले हुए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो क्रिएट क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब वो अगर वर्षा के फॉर्म में नीचे आएगी तो एसिड रेन हो जाएगी। अब सोच लो एसिड के क्या इतने हार्मफुल इफेक्ट्स आप लोग पढ़े होंगे कि क्या क्या उससे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो स्टैच्यूज़ एंड स्ट्रक्चर जो भी बने हुए हैं पुराने या फिर नए, मार्बल्स या लाइमस्टोन्स के बने हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उस जो रेन वाटर एसिड रेन उस पर पड़ रहा है तो वो धस का जो मतलब कि जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज़ कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दोनों मिला होता है, जैसे वो मिलता है तो मार्बल को नमक बना देता है। क्या बना देता है, मार्बल को साल्ट का फॉर्म कर देता है। यहाँ मैंने यहाँ कंटाइन कर देता हूँ, फॉर्म साल्ट, वो साल्ट कर देगा। जैसे सोचो ताजमहल है, वो कितना खूबसूरत है, उस पर अगर एसिडिक रेन होगा तो मार्बल कन्वर्ट होगा नमक में, वो सोचो पूरा स्तंभ जो बना हुआ है वो हमारा ताजमहल, वो पूरी नमक फॉर्म में हो जाए तो कितना बुरा होगा हमारे कंट्री के लिए भी। तो एसिड रेन तो होता ही है, ठीक है। करोड्स द मार्बल ऑफ मोनूमेंट्स, तो सबको क्या करता है, तोड़ सकता है, क्रैक ला सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इस फेनोमेना को कहते हैं मार्बल कैंसर। अगर एसिड रेन किसी मार्बल पे हो, वो क्रोड्स करे, टूटे, साल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको मार्बल कैंसर हुआ। तो पॉल्यूशन इन एयर कैन दस काउज डिस्कलरिंग ऑफ वाइट मार्बल, उससे डिस्कलर सुने भी होगे आपकी, बहुत पॉल्यूशन की वजह से वो डिस्कलर हो रहा है, तो उस पर काफ़ी वर्क किया जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल मेड अप ऑफ मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट स्लोली लूज देयर लस्टर व्हेन दे अफेक्टेड बाय एसिड रेन। बताया मैंने पहले भी, जो मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसके जो शाइनिंग है, जो लस्टरनेस है, वो भी अफेक्ट होता है अगर उस पर पानी पड़ गई है एसिड रेन की, तो ठीक है, तो शाइनिंग ही नहीं रहेगी, लस्टरनेस नहीं रहेगी उसमें, तो कोई क्यों लेगा, क्यों उसको रखेगा, है ना, तो थ्रो अवे कर देगा सब उसको। एसिड रेन वाशेज अवे नंबर ऑफ एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और जैसा ही होता है, अब वो इतना ही नहीं, वो तो अब मोनूमेंट्स का डैमेज हो गया, जो ऑर्नामेंट्स है उसका डैमेज हो गया, उसके अलावा देखो क्या डैमेज कर सकता है वो जैसे ही मिट्टी पे गिरेगा तो जो मिनरल्स होते हैं जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके रूट्स के थ्रू वो भी खत्म होने लगेंगे, ठीक है, उसको बहा के ले जाएगा, तो प्लांट्स खाना ही नहीं बनाएगा। अब प्लांट्स खाना नहीं बनाएगा तो फिर हम लोग अफेक्टेड। Acid rain has an adverse effect on aquatic life, particularly that in the lakes। अब सोच, जो ओशन में है, ठीक है, वो पानी बह के चला गया, लेकिन जो लेक है, जो स्टोर्ड है एक जगह पर, वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उसको कितना डैमेज होता होगा। डायरेक्ट एसिड किसी तुम्हारे शरीर पे गिरता है तो एसिड जला देता है, हमारे शरीर को, चेहरा को जला देता है। अब वो एसिड एक्वेटिक एनिमल्स के शरीर पे गिरेगा, सोचो कितना उसको अफेक्ट करेगा, राइट। और डायरेक्टली उसके ऊपर एसिड रेन गिर रहा है, ऐसे हमारे पे जैसे फील करो, तो सोचो उसको भी, तो भी लिविंग बीइंग है भाई, उसके ऊपर पड़ेगा तो उसको कितना डैमेज करेगा, है कि नहीं। तो एसिड रेन्स की ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आप जितने भी मैं पॉइंट्स सब बता रहा हूँ इसको आप लोग ज़रूर से याद करना, ठीक है, और एक नोट्स में ज़रूर इस लोग को कंक्लूड करना। यहाँ भी है और यहाँ भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट। The name greenhouse is given to a special glass house in which plants are grown। मतलब कि एक स्पेशल ग्लास का घर है, ठीक है, जिसके अंदर प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ग्रो किया जाता है। तो ग्रोइंग इन द सॉइल इनसाइड द ग्रीन हाउस रिसीव द सन्स रेडिएशन ओनली थ्रू इट्स ग्लास वॉल। अब देखो, नेचुरली जो प्लांट्स होते हैं इन्वायरमेंट में, उसमें डायरेक्टली सन का लाइट पड़ता है, बट जो ग्लास हाउस होता है उसमें डायरेक्टली नहीं पड़ता है। वो ग्लास के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन ग्लास ने किया, उस रूम में जो हीटनेस क्रिएट करेगा ना, उससे वो एब्जॉर्ब करेगा जो भी प्लांट्स उसके अंदर रखा गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस इज हायर देन द टेम्परेचर आउटसाइड। सोचो कि वो, क्योंकि वो बंद रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है, तो वो सारा का सारा हीटनेस अंदर एब्जॉर्ब करेगा, बाहर तो रहेगा नहीं। जो बाहर रिफ्लेक्ट किया, जो एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब बाहर क्या, हम लोग तो मेंटेन होता रहता है, सब कुछ मिलता रहता है, बाहर टेम्परेचर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। ग्लास हाउस में आपको रख देंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा हीटनेस हो जाएगी आपको, ठीक है। इसलिए होता है कि ग्लास वॉल में जो है
वो एक्सेस हीट जो है वो वहाँ ट्रैप हो जाती है। अब बाहर में क्या होती है, वो टकरा के कुछ एब्जॉर्ब हुई, कुछ रिलीज हुई, लेकिन वहाँ जो ग्लास के अंदर है वो ट्रैप हो जाती है। वो जो हीटनेस है वो अंदर ही रह जाती है, क्योंकि चारों साइड से बंद होता है, वो कहीं से लीकेज नहीं होता। ठीक है। अब ग्रीन हाउस से होगा क्या? सन रेज वार्म्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, पता ही है कि वो वार्म कर रहा है। A part of the radiation falling on the earth is absorbed by it and part is reflected back in the atmosphere। तो कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है हमारा अर्थ। तो कुछ गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसकी कैपेसिटी है कि वो हीट को ट्रैप कर लेता है, उस रेडिएशन को। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसको ट्रैप कर लेता है। जैसे जिस चीज़ को हम लोग ट्रैप करेंगे तो उससे क्या होगा, वो वहाँ रुक जाएगी, और रुकने से क्या होगा, एक्सेस ऑफ हीटनेस क्रिएट होगी। अब एक्सेस ऑफ हीटनेस जैसे ही क्रिएट होगी तो उससे जो गैसेज में, क्योंकि तो सारे गैसेज हैं, और गैसेज में से मिली तो क्या क्रिएट करेगा, ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, वो अकेले नहीं है, उसमें क्या क्या मिला है सो आप देख लो, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मीथेन हुआ, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ट्रैप करते हैं, और उससे क्या करेंगे, वो गैस का न्यू फॉर्मेशन करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज। अब इस गैसेज से जो रेडिएशन होगा, सोच लो कितना हार्मफुल होगा, कि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसमें है। उसके साथ वो उस यूवी रेज का जो गैस हीटनेस है वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो उससे ट्रैप करने का अर्थ तो कितना क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करता है। तो वो उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जो सोचो कितना हार्मफुल गैसेज है, सब एक जगह पे इकट्ठा हुआ, यूवी रेज भी उसमें इन्वॉल्व हुआ, और वो सबको ट्रैप करके गैसेस क्रिएट हुआ, मिक्सचर हुआ ना, और वो क्या करेगा, डैमेज करेगा। उसका नाम क्या दिया गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, द नेम ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गिवन टू दिस फिनोमेना बिकॉज इज सिमिलर टू क्रॉस बर्निंग इफेक्ट इन ग्रीन हाउसेज। क्योंकि ये ग्रीन हाउस से ही होता है, क्योंकि वहीं पे ट्रैप होता है, बाहर तो कहीं ट्रैप होता नहीं, वहीं ट्रैप हुआ, वहीं सब कुछ क्रिएट हुआ, तो ग्रीन हाउस से ही क्रिएट हुआ। हरा फड़ा घर, मतलब घर है जिसमें पेड़ है, और उसकी वजह से क्रिएट हुआ, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। काउजेज ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर। अब क्या है कंसंट्रेशंस जो कि ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर के क्या क्या कारण हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। कोल एंड वुड व्हेन बर्न्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। अब पता है पहले ज़माने में, अभी बहुत जगह पे लोग लकड़ी और कोयला जलाते हैं घर की खाना बनाने में, चूल्हा में यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, वो जो खाना बना होता है वहाँ भी उस लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी पहले ज़माने में, डायरेक्टली वो लोग इनहेल करते थे, उन लोगों को भी काफ़ी डैमेज करती थी। अब तो गैस आ गई है, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी यूज़ करते हैं, राइट, लेकिन पहले नहीं। अब एलपीजी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स यूज द हीट प्रोड्यूस थ्रू बर्निंग ऑफ कोल। थर्मल पावर प्लांट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, वो भी क्या करती है, कोल जला के ही आपको इलेक्ट्रिसिटी देती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रही है। बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसमें से एक प्रोसेस ये भी है कि कोयला जला करके वहाँ थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इससे क्या होता है, अब एक्सेस वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी, तो इतना सा तो हम लोग को प्रोड्यूस करना नहीं है, एक तो बस जलाना नहीं है, छोटी सी पूरे एक साइट को, एक स्टेट को, एक कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ में कोयला जलाया जाएगा, और उससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होंगे। नॉर्मल सी बात है। और वो ऐसे हम लोग कर रहे हैं तो रिलीज हो रही है, तो क्या किसको डैमेज कर रही है, इनडायरेक्टली हम ही को डैमेज कर रही है भाई, और किसको कर रही है। अब इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन कॉज एन इम्बैलेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब लगातार पेड़ काटते रहो, हमको घर बनाना है, हमको लकड़ी का बेड चाहिए, लकड़ी का गेट चाहिए, लकड़ी का वो चाहिए, लकड़ी का कुर्सी चाहिए, वगैरह वगैरह, लकड़ी का फ्लोरिंग चाहिए, तो उससे क्या होगा, आप तो वो बना लिए, अब एटमॉस्फेयर में कोई पेड़ है ही नहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ले, तो आप क्या वही लकड़ी लगा के सो जाएंगे, क्या रहेंगे ज़िंदगी भर, नहीं। ये प्लांट्स ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, बाकी कौन सा ऐसा चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, बताओ, कोई भी लिविंग बीइंग में से सिर्फ प्लांट्स ही कैसा है, जो तुम्हारा जितने भी स्पीसीज हैं लिविंग के प्लांट्स के अलावा, वो सब क्या ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे प्लांट जो है लिविंग बीइंग है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब उसी को हम लोग काटते जाएँ अपने अलग अलग यूज़ के लिए, अपने ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए, वो तो अलग गलत बात है। अब करो, उतना भी मत करो कि जो खराबी करे।
करो तो फिर अगर काट रहे हो तो एक प्लांट लगाओ फिर से वहाँ पर, सपोर्टेशन करो। तो विथ फीवर प्लांट्स कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेज, हैंस रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन गेट रिलीज्ड बैक इन द एटमोसफेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन वापस आ जाएगी, तो हमारा ये बैलेंस बनेगा, है ना भाई। मैंने बताया कि आप काट रहे हो तो ठीक है, काट रहे हो तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बदले में आप प्लांट लगाओ एक वहाँ पर, तो इससे क्या होगा, बैलेंस बनी रहेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, देखो ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर द अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा गैसेस का मैंने नाम बताया, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब मिल करके टेम्परेचर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है। अभी देखते हो लगातार हीटनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? तो टेम्परेचर जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे बताया नहीं कि ग्लास के अंदर प्लांट होती है तो उसको उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीटनेस मिलती है, जबकि वो तो ट्रैप रहता है और डायरेक्ट उसमें सनलाइट जाता भी नहीं है। तो जो जाता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके अंदर गर्मी रहेगी। तो वही चीज़ क्या होगा हमारे साथ अब नेचर में हो रहा है। जैसे लग रहा है कि ग्लास वाले नेचर में हम लोग पैक हैं और इसमें गर्मी जो एब्जॉर्ब हो रही है वही रह रही है, कहीं बाहर निकल ही नहीं रही है। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सोचो क्या होगा, आपको पता होगा 2 पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों पे क्या है, आइस भरे हुए भंडार हैं। तो ग्लेशियर जो है वो क्या होगा, वो मेल्ट होगा। और जैसे ही पिघलेगा तो ग्लेशियर कहाँ जाएगा, नदी में आएगा, समंदर में आएगा। जैसे ही वहाँ आएगा वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। वाटर लेवल जैसे ही इंक्रीज़ करेगा वो कहाँ आएगा, वहीं पोखर में बैठा रहेगा, नहीं ना, वो लैंड पे आएगा। जैसे ही लैंड पे आएगा वो सॉइल को फिर हमको तुमको सबको बहा के सुनामी की तरह ले जाएगा। ठीक है, वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफन लीड्स टू फॉरेस्ट फायर। अब एक्सेस ऑफ गर्मी होगी तो क्या, वैसे अर्ली मैन सब आपस में 2 पत्थर टकरा के आग निकालते थे, तो कहीं भी हीटनेस होगी तो पेड़ भी टकराएंगे तो उससे क्या होती है, जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, क्योंकि लगातार बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगल में। अब वो जैसे ही हर साल सुनते होगी जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी, देखते होगी न्यूज़ में काफ़ी दिखाता भी है। तो वो कैसे, ऐसी हीटनेस की वजह से वो आपस में तूफान में लगा तो उससे हुआ, फिर कभी कभी उस पर लाइटनिंग थंडर गिर जाती है तो उससे हुआ, तो काफ़ी डैमेज करती है। तो पेड़ जलेगा तो क्या होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा फिर से। और पेड़ जल ही गया तो वहाँ फिर पेड़ दोबारा आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लग जाएंगे, तो फिर इम्बैलेंस हो जाएगी टोटली नेचर में। तो ग्लोबल वार्मिंग इतना ही नहीं, पूरी डैमेज ही डैमेज कर रहा है हम सभी को जितने भी लिविंग है। आगे बढ़ते हैं। मेजर टू चेक ग्लोबल वार्मिंग, कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल हुआ, वुड हुआ, पेट्रोल हुआ, उसको कम से कम यूज कर सकें। इसलिए देख रहे हो अब सोलर पैनल लगाया जा रहा है, एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी व्हीकल दिया जा रहा है, ताकि इसे फॉसिल फ्यूल को कम यूज़ करें तो क्या होगा, डैमेज ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। मैं भी यही कहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी व्हीकल यूज़ करो। हाँ, धीरे धीरे गवर्नमेंट भी उस सेक्टर में वर्क कर रही है। हो सके और हम लोग का जो बाद का जनरेशन या हम लोग ही जो है वो सही से रह सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग फिर से ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं।
मेथड्स क्या क्या हैं टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, फिगर भी देख सकते हो ये क्लाइमेट चेंज में क्या क्या हो रहा है। नेचुरल सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, प्लांट एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, फॉरेस्ट में आग लग जाएगा, फिर मीथेन, ये बादल में देखो वाटर वेपर भी है, CO2 है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, सब बादल में मिला हुआ है देखो। और क्या करेगा, रेसिडेंट करेगा। अब ग्रीन हाउस गैसेज में एटमोसफेयर में सब प्रेजेंट है, देख रहे हो। फिर फिगर को स्क्रीनशॉट लेना। तो ह्यूमन एक्शन इंक्रीज क्या कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेज में, अर्बनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजेशन, क्रॉप्स रेजिंग, लाइव स्टॉक। तो ये सब क्या है, ये क्लाइमेट चेंज का कारण है। क्या है, क्लाइमेट चेंज का कारण है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है, ताकि पढ़ोगे अच्छा रहेगा। एक ही फिगर में सब डिस्क्राइब्ड है। अब मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, अब कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, वो भी बड़ा ही है, लेकिन तो करने की है वो तो हम लोग करेंगे तब ना, करेंगे, करना चाहते ही नहीं है। तो स्मोकलेस चूल्हा यूज़ करो, ठीक है, जिसमें से धुआं नहीं निकले। सोलर कुकर यूज़ करो, बायोगैस यूज़ करो, ठीक है, कुकिंग पर्पज़ के लिए। उसके बाद पेट्रोल व्हीकल्स जो है उसका कम यूज़ करो, CNG यूज़ करो, है ना, यहाँ लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में CNG ऑटोमोबाइल्स। इलेक्ट्रिसिटी वाला यूज़ करो, तो इलेक्ट्रिसिटी में तो ये नहीं कि वो कोयला वाला इलेक्ट्रिसिटी हो, सोलर पैनल वाला इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, ठीक है। यूजेज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हुआ, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ओके। तो ये सब कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल पेट्रोल का यूज़ करना कम छोड़ दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट भी बचा रहेगा और हम लोग भी बचे रहेंगे। Sticking the pollution emission norms from automobile exhaust continues upgrading to the relevant Euro standards। सब बहुत सारा पॉल्यूशन इमिशंस जो हैं, जो ऑटोमोबाइल नॉर्मली जो गाड़ी हैं पेट्रोल वाले वो सब रिलीज़ करते हैं, तो उससे उसको अपग्रेड कीजिए, उसको हटाइए, कुछ और गाड़ी में लगाइए जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी लगाइए, उससे गाड़ी चले। अवॉइड करें क्रैकर्स को जलाना, उससे बहुत सारे एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन होती है, ठीक है। अब इतना क्या खुशी कि हम पटाखे जलाएं इतने सारे, ऐसा कुछ तो किया नहीं मैंने। इंस्टॉल टॉल चिमनी, जब चिमनी जो है बड़ी बड़ी, उसमें क्या फैक्ट, अगर लगा रहे हो आप कुछ बना, तो उसको फिल्टर करो कि वो नेचर में जाए तो डैमेज नहीं करे। एक काफ़ी दूर लगा वैसे फैक्ट्री दूर ही लगती है, लेकिन वो क्या करते हैं फिर रिलीज़ तो कर ही रहे हैं ना नेचर में। वैसे तो नेचर में रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, भले वो साइड से काफ़ी दूर होता है, रिवर के आसपास होता है, लेकिन वो तो मिलता ही है नेचर में ना, है कि नहीं। हमारे एनवायरमेंट में मिलेगा ही मिलेगा, तो डैमेज तो कहीं से भी रहे वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो फिल्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी चिमनी सब बंद भी कर दी गई हैं जो हार्मफुल गैस रिलीज़ कर रहे थे। प्लांट्स मोर ट्रीज, अब ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करो, प्रोसेस जिसमें प्लांट लगाते हैं उसको एफोरेस्टेशन कहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ, ठीक है। अंडर वाटर टेक मोर वन महोत्सव लाइक प्रोग्राम, जैसे कि वन महोत्सव में क्या होता है ना कि जुलाई में लगती है कि पेड़ लगाइए, ऐसे नेचर को बचाइए, ये सब उसमें होती है, वो आप लोग को भी देखना चाहिए। इनफोर्स स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर, अब जो एंटी पोल्यूशन कर रहा है उसको स्ट्रिक्ट नहीं, ये नहीं यूज़ करिए, ये आप सबको समझाइए कि डैमेज वो उनको ही नहीं हो रहा है, वो तो समझ ही नहीं रहे, वो समझते तो करते ही, तो उनको समझाइए क्यों, क्या उसकी इफेक्ट्स हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या हमको वो कर सकता है, कैसे मार रहा है, बताना पड़ता है उसको, तो वो समझेंगे, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी एट वेरियस लोकेशन, अब गवर्नमेंट एजेंसी जैसे दिल्ली में भी काफ़ी एयर पोल्यूशन को डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, पोल्यूशन घट रहा है नहीं घट रहा है कि नहीं। अवॉइड बर्निंग ऑफ ड्राई वेजिटेबल वेस्टेज, कलेक्ट इन पिट एंड मेक ए कंपोस्ट, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं सब्जी वगैरह बच गया जब खाना बनती है तो उसको हम लोग काफ़ी लोग गाँव में जला देते हैं, ठीक है। तो गाँव में उसको जलाना सही नहीं है, गाँव में जलाते नहीं, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेते थे। तो वो कंपोस्ट जैसे ही बन गया तो उसको बर्बाद थोड़ी, उसको आप फील्ड में डाल दो, खेतों में डाल दो, और वो और अच्छा कंपोस्ट बनता है, वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है क्रॉप्स की, ठीक है। तो स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर प्लांट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन स्टेट इन्वायरमेंट, अब छोटा सा हम लोग कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कुछ प्लांट लगाएं, तो नेचर को क्या होगा, अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो एग्रीमेंट की हैं कि इमिशन जो ग्रीन हाउस गैसेस का है वो कम किया जाए, प्रोटोकॉल बनाया गया कि इसको रिड्यूस करना है ग्रीन गैस इमिशन को, प्लांट्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जो छोटा सा डिस्टेंस उसके लिए, यहाँ चौक से चौक पे जाना है, कुछ सामान लाना है तो बाइक से घुरा आगे चल जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, पैदल जाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू शुड वॉक, पैदल जाके सामान लाओ। तो अगर पैदल चल सकते हो तो पैदल चलो, जितना कम हो सके व्हीकल्स का यूज़ करो,
ठीक है। तो या फिर ऑफिस जा रहे हैं, एक ही साइड में घर है, तो हम लोग 2 आदमी एक ही गाड़ी से जाएंगे। अब ये नहीं कि 2 आदमी हैं तो दोनों दोनों गाड़ी से जाएंगे, ऐसा ये सही नहीं है। तो ट्राई करो कारपूल करने का, तो इससे क्या होगा, हम लोग को जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अफेक्ट होने से बचेगी। ओके, तो अब यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं, आप लोग इस कीवर्ड्स में भी जाके कुछ डिफिनीशंस जो है वो याद कर सकते हो। ओके, तो कुछ ये है, मैं आप लोगों को ये PDF शेयर कर दूंगा, और ये क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। हो सके कि मैं PDF नहीं भी डालूं, क्योंकि इसमें पूरी बुक ही है, तो PDF डाल के फिर सही रहेगी नहीं, अगर हो कहोगे तो मैं डाल भी दूंगा। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आप लोग बनाओ, कोई प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर पूछो। ओके, थैंक यू सो मच आप लोग अपना टाइम देने के लिए। स्टे सेफ, बाहर नहीं घूमना। ओके, चलिए, थैंक यू।